मैनेजमेंट के साथ जुड़ना होगा और आपके पास फिर से लौटेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक सलाह भी आपसे लेंगे। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम की। कंपनी एक अग्रणी रेलवे लीडिंग रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर है। 1980 के दशक में रोलिंग स्टॉक फाउंड्री यूनिट से कारोबार की शुरुआत हुई और अब कंपनी भारतीय रेलवे के लिए बोगियों और कपलर जैसी रेलवे कास्टिंग का प्रोडक्शन भी करती है। टीटागढ़ ने बीएचएल के साथ ट्रेन सेट डिपो के अपग्रेडेशन समेत 80 वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रखरखाव के लिए जॉइंट वेंचर बनाया है। तिमाही नतीजों की बात करें तो इसमें दबाव देखने को मिला है। आय मुनाफे में कमी आई है, मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिला है। आगे की योजना अब क्या होगी, डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या प्लान है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ टीटागढ़ रेल के डिप्टी एमडी प्रीतीश चौधरी जुड़ गए हैं। प्रीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और नतीजों पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से हमने वैगन आउटपुट को थोड़ा सा हिट इस पर पड़ता हुआ देखा है, लेकिन अब बारी आती है आगे देखने की। आउटलुक बताइए, यहाँ से अब कैसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या पूरी तरह से इस तरह के सप्लाई शॉक से आप इंसुलेटेड रहेंगे, कवर्ड रहेंगे? क्या योजना बनाई है? बिल्कुल। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सही कहा, पिछले क्वार्टर में जैसा कि उसके पहले कुछ क्वार्टर्स में भी हमने देखा, जो चक्के हमारे पास आते हैं रेल व्हील फैक्ट्री से वैगन प्रोडक्शन के लिए, खासकर की जो रेलवे को सप्लाई होती है उन वैगन्स की प्रोडक्शन के लिए, उसमें एक बहुत भारी दबाव आ रही थी, जो कि हम पिछले कुछ हफ्ते से देख रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है जुलाई के अंत से। तो जैसा कि हमारे प्रेस नोट में भी हमने पब्लिश किया है, इस साल के लिए हमारी यही आशा है कि 800 से 1000 वैगन पर महीने की एवरेज रन रेट हम मेंटेन करें, और जो पिछले साल के हमारे वैगन नंबर्स थे लगभग उसी रेंज में इस साल को हम क्लोज भी करें क्वांटिटेटिवली। ये बताइएगा, अब यहाँ पर मेट्रो कोच आउटपुट को रैंप अप करने का आपका प्लान है। इसका जो आउटपुट है लगभग 50 कार्स पर मंथ बाय FY27 जो है आपने टारगेट रखा है। लेकिन अब करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, वेंडर रेडीनेस को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि ये विदाउट डिलेज आपकी टाइमलाइन पर आप इंटैक्ट रहेंगे? बिल्कुल, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं और जो अपग्रेडेशन प्लान्स हैं वो अपने पेस पर चल रही हैं। जिस पेस पर हम उन्हें इन्विज़ाज कर रहे थे उन्हीं पेस पर चल रही है। और जैसा कि हमारे प्रेस नोट में हमने मेंशन किया है, इस साल हम करीबन 120 कोच बनाने की टारगेट रख रहे हैं, जो पिछले साल के 12 कोच से एक बहुत बड़ी रैंप अप है। जहां तक कि वेंडर रेडीनेस और सप्लाई चेन का सवाल है, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन चैलेंजेस काफी हद तक एक्सपेक्टेड रहते हैं। पर उनसे निकलने का यही तरीका है कि हम एडवांस में प्लानिंग करें, एडवांस में चीज़ों को फोरसी कर सके, और साथ ही साथ जितने की कंपोनेंट्स हैं जहां पोटेंशियल सप्लाई चेन चैलेंजेस हों, उन्हें या तो बैकवर्ड इंटीग्रेट करें या नए वेंडर्स डेवलप करें। प्रीतेश जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत के ओनली एल्यूमिनियम मेट्रो कोच मेकर हैं आप। किस तरह से जो आपकी जो एज है बाकियों के मुकाबले अगर हम देखें, तो प्राइसिंग के लिहाज से वो कितनी ज़्यादा कम्पेटिटिव है? परफॉर्मेंस बेनिफिट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो कितना बेहतर है? ओवरऑल अगर हम मार्केट कंडीशन के लिहाज से आपका एज इन तमाम पहलुओं पर समझना चाहें तो। बिल्कुल। जो एल्यूमिनियम कोचेस होती है उनकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो इनफैक्ट स्टेनलेस स्टील से कुछ ज़्यादा रहती है। पर अगर आप पर एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील से हल्की होती है। तो अगर आप एक कोच की लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें, फ्यूल कंजम्पशन और एनर्जी एफिशिएंसी सब लेकर, तो एल्यूमिनियम मेट्रो कोच या एल्यूमिनियम कोच सस्ता पड़ता है स्टेनलेस स्टील से। जहां तक हमारी कंपेटिटिवनेस की सवाल है, हम एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों कोच ऑफर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी जो पूना मेट्रो थी उसमें जो एल्यूमिनियम फ्लैट पैक्स लगती थी वो हम अपनी एसोसिएट इटली से इंपोर्ट करते थे। पर अब हमें जो पूना मेट्रो की एक्सटेंशन ऑर्डर्स भी मिली हैं, उसके तहत हम पूरी जो एल्यूमिनियम फ्लैट पैक फैब्रिकेशन लाइन है वो भी यहाँ इंडिया में हमारी उत्तरपाड़ा फैसिलिटी में इंस्टॉल कर रहे हैं, और अगले एक महीने के अंदर इनफैक्ट ये मशीन्स भी हमारे पास डिलीवर हो जाएंगी। तो अगर आप टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें तो एल्यूमिनियम में फायदा है, और ग्लोबली यही ट्रेंड है। स्टेनलेस स्टील के साथ साथ एल्यूमिनियम को एग्जिस्ट करता है।
और हमारी ये आशा है कि इंडिया में भी आगे चलते हुए ये ट्रेंड दिखने को मिलेगी। प्रीतिश जी, इटालियन एसोसिएट यहाँ पर जो है आपके वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के तहत फ़िलहाल दबे हुए हैं। किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि क्रिटिकल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी फ्लोज़ जो भारतीय ऑपरेशंस में ज़रूरत होती है उसमें किसी भी तरह की कमज़ोरी नहीं आएगी, किसी भी तरह का इम्पैक्ट हम नहीं पड़ता हुआ देखेंगे? बिल्कुल जो हमारी जो इंडियन ऑपरेशंस है और इंडियन डिज़ाइन टीम है वो पूरी सेल्फ सफिशिएंट है, पूरी आत्मनिर्भर है। इटली और जो हमारी इटालियन एंटिटी है और जो इंडियन एंटिटी है दोनों एक दूसरे से अलग है, और कोई रिलायंस या कोई रिलायबिलिटी हमारी इटालियन एंटिटी पर नहीं है। इंडिया में हमारी आज के दिन करीबन 135-140 स्किल्ड इंजीनियर्स की एक डिज़ाइन टीम है, जो अगले कुछ महीनों में हम तकरीबन 200 इंजीनियर्स तक उसे ग्रो करेंगे। और इस बात की श्योरिटी हमें है कि हमारी जो इंडियन डिजाइन्स है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी की पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है डिफेंस शिप बिल्डिंग और प्रोपल्शन में भी चल रहा है। अब आप जो है कैपिटल डाइल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि कोर जो रेल बिजनेस है उससे आप दूर ना जाएं? बिल्कुल, आपने ये शब्द बहुत सही इस्तेमाल किया कविता जी, कोर बिजनेस। अगर आप हमारी प्रेस रिलीज भी देखें, प्रेस नोट देखें, तो हमारी बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि जो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स है, जो पेरेंट एंटिटी है, वो सिर्फ रेल बिजनेस पे फोकस करे, वो सिर्फ अपने प्रोपल्शन, इनफैक्ट हमारे कोर बिजनेस का बिल्कुल कोर फॉर्म करता है, क्योंकि प्रोपल्शन के बिना ट्रेन चल नहीं सकती। तो जो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पेरेंट एंटिटी है वो सिर्फ रेलवे बिजनेस, फ्रेट बिजनेस और पैसेंजर बिजनेस पर फोकस करेगी। जो शिप बिल्डिंग बिजनेस है, उसमें हमने एक डिसीजन लिया है कि उसे एक होली ओन्ड सब्सिडरी में ट्रांसफर करें, ताकि जो शिप बिल्डिंग सेक्टर पे जो थ्रस्ट है हमारी सरकार का, और जो हमारी पिछले कुछ सालों से जो एक गुडविल और क्रेडेंशियल्स जो बिल्ड हुई हैं शिप बिल्डिंग सेक्टर में, चाहे वो नेवी के साथ हो, चाहे कोस्ट गार्ड के साथ हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ हो, हम उसे लेवरेज कर सकें पूरी तरीके से। इस बिजनेस में आज के दिन ये होली ओन सब्सिडरी है, पर इस बिजनेस में अगर हमें कोई अच्छे जेवी पार्टनर्स या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मिलते हैं तो हम उन्हें भी इंडक्ट करने को तैयार हैं। जहां तक कि डिफेंस बिजनेस का सवाल है, हमारी बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है कि एक स्पेशल कमेटी फॉर्म होगी जो कि ये तय करेगी, ये डिसाइड करेगी कि डिफेंस और ब्रिज बिजनेस को हम ग्रो कैसे करें, और किस तरीके से या तो हमें कोई पार्टनर की दरकार हो या तो हम खुद ग्रो करें दूसरे कंपनी में। ये सब सब डिसीजंस अब एक बोर्ड की कमेटी लेगी, इवैल्यूएट करेगी अगले 4-5 महीनों के ऊपर, और फिर उसके बाद एक डिसीजन लेगी। पर एक चीज बहुत क्लियर है कविता जी, कि जो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स है पेरेंट एंटिटी, वो सिर्फ और सिर्फ रेल सिस्टम्स पर फोकस करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर डिफेंस को लेकर विस्तार योजना आपकी क्या हो सकती है? कौन-कौन से एरियाज़ जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिलहाल किसी भी चीज़ को लेके कोई टाइमलाइन अगर आप हमें बता सकें? डिफेंस बिजनेस में जैसा कि हमने पहले भी कहा है कंपनी से, हम कुछ बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे थे। दोज प्रोजेक्ट्स वर इम्पोर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे, पर वैल्यू वाइज छोटे प्रोजेक्ट्स थे। और जो बोर्ड की कमेटी है अगले 3-4 महीनों में ये इवैल्यूएट करेगी कि डिफेंस की किस सेक्टर में हमें एफर्ट देना है और वो किस तरीके से देना है, चाहे अकेले, चाहे कोई जेवी पार्टनर्स के साथ। ये सारी डिसीजंस आज के दिन फ्लूइड हैं, और अगले 3-4 महीने में कुछ क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि वैगन मार्जिन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशर अग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से देखने को मिला है, जो कि न्यू एंट्रेंट्स वगैरह की वजह से एक असर है। लेकिन अब स्ट्रक्चरल लीवर्स अगर पूछें, तो कैसे आपको मदद मिलेगी एबिटा को सस्टेन करने में? लगभग 11 से 12% या उससे बेहतर भी जाने की संभावना है? जो 11 से 12% की एबिटा लेवल्स है मैम, ये हमारे लिए एक सस्टेनेबल अचीवेबल एबिटा है। अगर प्रोडक्शन 800 से 1000 वैगन पर महीने की लेवल पे हो जाती है, जो हमारी टारगेट है इस साल की,
तो उन ऑपरेशनल लेवरेजेस को लेकर और हमारे जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड आइटम्स हैं उन सब को लेकर ये 11 से 12% की EBITDA एक सस्टेनेबल नंबर है। इनफैक्ट हमारी जो फाउंड्री है उसकी कैपेसिटी भी हमने अब इन्हांस करी है और अगले कुछ महीनों के अंदर वो कैपेसिटी भी पूरी की पूरी रैंप अप हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो कास्टिंग्स लगती हैं फ्रेट वैगन्स में उसकी कुछ परसेंट हम बाहर से खरीद रहे थे अदर दूसरे वेंडर से, वो पूरी की पूरी इंटरनलाइज हो जाएगी। इन सब स्टेप्स को लेकर 11 से 12% EBITDA एक अचीवेबल और सस्टेनेबल EBITDA है फ्रेट बिजनेस के लिए। प्रीतेश जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सवाल और भी हैं लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। धन्यवाद, आपने शिरकत की और नतीजों पर इतने विस्तार से बातचीत की। नमस्कार।